नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। सबसे पहले बात शुरू करेंगे अम्फान से। चक्रवाती तूफान अम्फान पूरे शबाब पर है। आपको बता दूं कि दीघा के समुद्री तट से टकरा चुका है अम्फान, और दीघा के आसपास के जो इलाके हैं वह काफी विकराल रूप लेता दिख रहा है अम्फान। और तेज आंधी यहां चल रही है, तेज बारिश हो रही है, तेज हवाओं की वजह से लोगों का रहना तक यहां मुहाल है। आपको बता दूं कि 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को पश्चिम बंगाल के दीघा और आसपास के क्षेत्रों से निकाला जा चुका है, सुरक्षित स्थानों पर रखा जा चुका है, लेकिन फिर भी यहां तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दूं कि अम्फान की वजह से दीघा, पश्चिम बंगाल के दीघा और आसपास के क्षेत्रों में काफी तबाही मच सकती है, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, विशेषकर कोलकाता और आसपास के जो हिस्से हैं वहां भारी तबाही होने की संभावना है। आइए हम आपको दीघा की कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं, जो तस्वीरें हमारे पास लगातार पहुंच रही हैं। दोस्तों, एनडीआरएफ की टीम मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। टीम के तमाम लोग जो हैं वो जगह जगह नज़र रख रहे हैं चक्रवाती तूफान पर, और जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दे रहे हैं। और आपको ये जानकारी दे दूं कि आईएमडी ने यह खबर दी है कि कोलकाता पहुंचने पर इस चक्रवाती तूफान की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और कुछ ही देर में यह कोलकाता पहुंचने वाली है। कोलकाता जब पहुंचेगी, यह चक्रवाती तूफान ये पहुंचेगा तो इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी काफी मुस्तैदी के साथ लगी हुई हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं, और नवान्न में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम पर खास नजर रख रही हैं खुद ममता बनर्जी, और उनके अधिकारी यहां मौजूद हैं, लगातार पल पल की खबर ले रहे हैं और मौसम विभाग से संपर्क में हैं। आइए हम आपको कंट्रोल रूम की कुछ खास तस्वीरें दिखा रही हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी खास तौर से मौजूद हैं अपने अधिकारियों के साथ। দেখে নাও, যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু ল্যান্ড করাটা তোমাদের ওখানে হতে পারে। অলরেডি সাগরে স্টার্ট হয়ে গেছে। তাও তো এখন লো টাইড আছে, লো টাইডের পরে যদি কি হবে তা তো ঠিক নাই। ঠিক আছে, তোমরা টেক কেয়ার করো, আর মাঝে মাঝে আমাদের একটু ইনফরমেশন দিও। দূষণটা কমেই দিও, তো দূষণ গাড়ি আর বালু আছে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা দাও, বালুকে একটু দাও, বালুকে একটু দাও। তোমরা বাইরে বেরোবে না এখন, এখন কিন্তু সিচুয়েশন খুব কষ্ট আছে, বাইরে বেরোবে না। এখন সবে শুরু হয়েছে তো, এখন 3-4 ঘন্টা এখন চলবে, কেউ বাইরে বেরোবে না, থেমে গেলেও বেরোবে না। একদম ওখানে কন্ট্রোল রুমে থেকে কাজ করো, ঠিক আছে?
দেশের যারা আছেন তারা শুনতে পাচ্ছেন তো? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছি। এখন যে সিচুয়েশন আছে, এখন সুন্দরবনের সাগরে ল্যান্ডফল কিছুটা হচ্ছে এবং উত্তর দক্ষিণেশ্বর দীঘার চারিদিকে প্রচন্ড ঝড়ের তাণ্ডব চলছে। এরপরে বলছে এটা আরো বাড়বে এবং জলোচ্ছ্বাসটা খুব বেশি দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেক ক্ষয়ক্ষতি ওরা শুনতে পাচ্ছে বলছে, কারণ এখন সব স্পটে যেতে পারবে না। এখন তো এখনো সম্পূর্ণ ল্যান্ডফল তো হয়নি, ল্যান্ডফল হবে, তারপরে আবার ধাক্কা আসবে। এখন এটা চলবে, কন্টিনিউ করবে প্রায় 3-4 ঘন্টা মিনিমাম। তারপরে কলকাতায় ঢুকবে। তুমি বসো না, মনিশ বসো। এই যে পিকচারটা দেখা যাচ্ছে, ল্যান্ডফল করতে এই যে ব্লুটা যেটা দেখা যাচ্ছে, এটার মধ্যে storm surge দেখতে দাও। এটা দেখাচ্ছিলাম কি আমাদের এখানে জল কোথায় কোথায় বাড়ছে, এখানে ভাঙার থেকে বারাসা এই কোন জায়গায় জল বাড়ে এটা বুলবুলে ছিল না, এটা প্রথমে বুলবুলে এরকম কোনো ওয়ার্নিং আছে এবার বুলবুল ছিল, সেগুলো আরো বোধ 50 কিলোমিটার বেশি বুলবুলের থেকে। এবং জলোচ্ছ্বাসটা এবার একটা ওয়ার্নিং আছে, শুধু ওখানে না, এই জলোচ্ছ্বাসটা কিন্তু সব জায়গাতেই, যেখানে যেখানে জল আছে, সমুদ্র আছে, নদী আছে, ইভেন আমাদের আদিগঙ্গা, এখানে যে জায়গা যাবে সেখানে হচ্ছে। এখানে কবে জানতে পারছেন? दोस्तों, बंगाल और झारखंड में हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश लगातार हो रही है कई घंटों से और हल्की हवाएं भी चलनी शुरू हो गई हैं। और बात कोलकाता की करें तो कोलकाता में भी तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही हैं और आम लोगों में एक दहशत सा भी पसर गया है। हालांकि लोग सुरक्षित स्थानों पर
पहुंच गए हैं। हम आपको दक्षिण 24 परगना लिए चलेंगे। दक्षिण 24 परगना की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि झारखंड के कुछ इलाके भी प्रभावित हो सकते हैं और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में भी यह चक्रवाती तूफान पहुंच रहा है। आहिस्ता आहिस्ता यहां भी पहुंच रहा है और यहां बारिश शुरू हो रही है झारखंड के कुछ क्षेत्रों में। आइए हम आपको दिखाते हैं दक्षिण 24 परगना की कुछ खास तस्वीरें जो हमारे पास आई हैं। यहाँ पे समुद्र के जो उफान को रोकने की कोशिश की जा रही है। आम लोग डरे हुए भी हैं और इससे घबराए हुए भी हैं। आइए दिखाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 21 सालों के बाद ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है। 21 सालों के बाद एक तूफान भारत से टकराने जा रहा है और इस तरह का मंजर दिखाई दे रहा है। 1995 में इस तरह का मंजर दिखा था जिसमें 9000 लोगों की मौत हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और आज फिर से वही मंजर दिखने जा रहा है और मौसम विभाग के लोग लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और देख रहे हैं, पल पल की खबरें ले रहे हैं। हम आपको कोलकाता के राजार हाट से जो हमारे पास जो तस्वीरें आ रही हैं, जो दृश्य आ रहे हैं, हम वहां ले चलते हैं। राजार हाट में क्या हाल है वहां हम आपको दिखाना चाहते हैं। राजार हाट, कोलकाता के राजार हाट इलाके में। मित्रों, अब से कुछ देर पहले दिल्ली में आईएमडी के डीटी ने एक संवाददाता सम्मेलन किया और संवाददाता सम्मेलन के दौरान कुछ खास जानकारियां दी इस चक्रवाती तूफान के बारे में। आईएमए के न्यूज एजेंसी एएमआई के जरिए हमारे पास जो तस्वीरें पहुंच रही हैं, जो वीडियो पहुंच रहा है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से आईएमडी के डीटी ने खास जानकारी दी लोगों को और ऐसा उन्होंने कहा कि नुकसान होगा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, काफी नुकसान हो सकता है और सरकार को इससे निपटने की तैयारियों पे प्रेशर देना होगा, जोर देना होगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसा कहा है डीटी ने। आईएमडी के डीटी ने कहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने और भी किस तरह की बातें की हैं। आज हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यह है ईस्ट एंड वेस्ट मिदनापुर, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कोलकाता एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स लाइक बर्धमान, मुर्शिदाबाद एंड नदिया। सो 21 तारीख को ज़्यादा बारिश नहीं होने वाला है। कहाँ कोई एक दो जगह पर हेवी रेनफॉल हो सकता है। चलिए, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, जैसे जलपाईगुड़ी से शुरू करके वेस्ट असम तक जो एरिया है, वहाँ हम हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल उम्मीद कर रहे हैं। आज रात से शुरू हो सकता है और 21 तारीख को ज़्यादा बारिश वो एरिया में होगा, क्योंकि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट गति करते हुए कल सुबह बांग्लादेश में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हुए पहुंचेगा और वेस्ट असम में एक डिप्रेशन या लो प्रेशर एरिया होकर पहुंचेगा और इसकी वजह से वहां अच्छा बारिश होने का उम्मीद किया जा रहा है। चलिए, सो ये है सबसे जो खतरनाक होता है साइक्लोन के साथ, द स्टॉर्म सर्ज। ये एक्सपेक्टेड स्टॉर्म सर्ज है, ये हम लगातार जारी कर रहे हैं। इसमें हम यही बोले थे कि साउथ और नॉर्थ 24 परगना में टाइडल वेव ज़्यादा होगा। हम ये बोले थे कि आज आफ्टरनून से शुरू होगा और आपको जानकर हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं
कि आज आफ्टरनून से स्टॉर्म सर्ज शुरू हो चुका है। ये टाइडल वेव हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 4 to 5 मीटर्स एबव एस्ट्रोनॉमिकल टाइड होगा और ये साउथ और नॉर्थ 24 परगना का जो लो लाइंग एरिया है इसको इनंडेट करेगा। इसके साथ जो मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां भी ये 3 to 4 मीटर हाइट में इनंडेट कर सकता है। सो 4 to 5 मीटर ओवर साउथ और नॉर्थ 24 परगना, 3 to 4 मीटर ओवर मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट। और ये जो टाइडल वाटर है ये इस एरिया में जो छोटे और बड़े रिवर्स है, बिकॉज ये एक रिवराइन सिस्टम है, वहां आप देखेंगे जैसे रेड और येलोइश कलर कितना अंदर तक जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो टाइडल वेव है ये नदियों के जरिए रिवर के पास जो एरिया है इसको इनंडेट कर सकता है। और हमारा जो एस्टिमेट है कि कोस्ट से लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक जा सकता है। और वो डायग्राम में आप भी ये भी देख सकते हैं कि बांग्लादेश में भी ऐसे ही कोई टाइडल वेव रहेगा। सो ये है द डैमेज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेस्ट मेदिनीपुर, साउथ और नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। सो लार्ज स्केल एंड एक्सटेंसिव डैमेज होगा, जो कच्चा हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस, और इसके साथ पोटेंशियल थ्रेट होगा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से, जैसे प्रोजेक्टाइल हम बोल रहे थे। ऑपरूटिंग ऑफ ट्रीज होगा और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन पावर पोल से भी ऑपरूटिंग हो सकता है। डिस्ट्रप्शन ऑफ रेल एंड रोड होगा और एक्सटेंसिव डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स होगा, क्योंकि ये जो साइक्लोन के टाइम आप देखेंगे एक ही टाइम में आपको बोल रहा हूं हेवी रेन है, स्ट्रांग विंड है और इसके साथ साथ भी टाइडल वेव है, स्टॉर्म सर्ज। सो एक ही साथ मल्टी हजार्ड सिनेरियो ये जनरेट हो रहा है इस रीजन पे अभी, इसलिए वहां सभी तरीके का डैमेज एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में और हाउस हमारा जो डोमेस्टिक सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर में होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। सो वहां जैसे पाम एंड कोकोनट ट्री होता है और प्लांटेशन होता है, ऑर्चर्ड्स होता है, ये सभी एक्सपेक्टेड है कि डैमेज होगा। और जैसे मैं बोला कि एक रिवराइन एरिया है वहां, इसलिए बहुत सारे लोग बोट में ट्रैवल करते हैं और इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बोट्स बहुत सारे भी यहाँ डैमेज हो सकता है। सो एक्शन हम यही सजेस्ट किए हैं कि टोटल सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशन आज तक ये रहना चाहिए। कल सुबह नॉर्थ बे ऑफ बंगाल क्लियर होगा मगर आज ये क्लियर नहीं होगा। और सस्पेंशन एंड डाइवर्सन ऑफ रेल एंड रोड ट्रैफिक आज कंटिन्यू करना है और पीपल इन अफेक्टेड एरिया टू रिमेन इंडोर्स एंड पीपल तो ऑलरेडी इवैक्यूएट हुए हैं, जैसे डीजी एनडीआरएफ आपको इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ये बहुत जरूरी था। और मोटर बोट्स और स्मॉल शिप्स कभी भी एडवाइजेबल नहीं है कि इसको ऑपरेट किया जाए। अभी जो डैमेज होने वाला था ओडिशा में लगभग हो चुका है और 2-3 घंटे के लिए भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में इसका विंड का इंपैक्ट रहेगा। सो ये हम कल भी बोल चुके हैं और इसमें जो लिखा गया है अकॉर्डिंगली कुछ डैमेज रिपोर्ट भी हमारा जानकारी में आए हैं। सिर्फ अभी इंपैक्ट रहेगा भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में फ्यू आवर्स, 2 to 3 आवर्स के लिए, इसके बाद और ओडिशा में कोई डैमेजिंग इंपैक्ट नहीं रहेगा। और यहाँ भी फिशिंग ऑपरेशन बंद रहेगा आज, क्योंकि सी अभी भी स्ट्रांग है, डिस्टर्ब है। और रेल रूट वगैरह भी सिंस बालासोर भद्रक अभी भी डिस्टर्ब है, वहाँ नहीं होना चाहिए और अफेक्टेड एरिया में लोग अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। सो जब साइक्लोन क्रॉस करने के बाद अंदर जाता है हमारे मन में आता है कि अंदर क्या होगा। सो इसलिए 12 घंटा पहले एटलीस्ट हम जब लैंडफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका 12 घंटा पहले हम पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक इशू करते हैं। सो और अब बात करेंगे हम कोरोना की। कोरोना संक्रमण में कुछ हाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे का जो आंकड़ा हमारे पास स्वास्थ्य मंत्रालय से आ रहा है उसके मुताबिक अब तक 24 घंटे के अंदर 140 लोगों की मौत हो चुकी है इस संक्रमण की वजह से और 5,611 लोग संक्रमित हुए हैं, नए मरीज आए हैं, नए मामले आए हैं और ये वाकई एक बड़ी उछाल है कोरोना के मामले में भी और इससे निपटने की जरूरत है और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार लगा हुआ है और उसकी देखरेख में स्वास्थ्य मंत्रालय की देखरेख
पब्लिक में आंकड़े हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं और आपको बता दूं कि कोरोना से मरने वालों की संख्या पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 140 लोगों की मौत हो चुकी है और अगर पूरे देश की बात करें, अब तक की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा मरीज संक्रमित हो चुके हैं कोरोना वायरस से। और आगे आइए हम आपको जोड़ते हैं एक महत्वपूर्ण खबर से। हमारे पास एक खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार में एक शीत युद्ध सा चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें लाने में लापरवाही की जा रही है। प्रवासी मजदूर पैदल अपने गांव तक पहुंच रहे हैं जिनकी वजह से उनकी मौतें भी हो रही हैं। राज्य सरकार पर बहुत तरह के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम दावों को निराधार बताया है। प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव हैं, उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी बसें दी गई हैं लेकिन उन बसों को इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। तमाम बसें यूपी और जो है दिल्ली के बॉर्डर जो गाजियाबाद के पास खड़ी हैं लेकिन इन बसों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कई बार चिट्ठी दे चुकी है, कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी दी जा चुकी है लेकिन यूपी सरकार ने इस पर गंभीरता से नहीं लिया है, ऐसा कहना है प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी का कहना है कि प्रवासी मजदूर काफी मुसीबत में हैं, पैदल अपने घरों तक जा रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस ने ये डिसीजन लिया था कि कांग्रेस द्वारा दी गई बसों के जरिए मजदूर अपने घर तक पहुंच जाएं। आइए हम देखते हैं कि प्रियंका गांधी ने और किन बातों को रेखांकित किया है अपनी बातों में, अपने वक्तव्य में, और संवाददाताओं को क्या संबोधित किया। दिन रात कोऑर्डिनेशन करते हैं तो हम मदद करना चाह रहे हैं। हमारी भावना शुरू से सकारात्मक रही है और सेवा का भाव रहा है। इसी भाव से हमने अपने सुझाव मुख्यमंत्री जी को दिए और सकारात्मक रूप से ही दिए कि देखिए आपको ठीक लगे तो आप ये चीजें कर लीजिए। जहां जहां हमें लगा कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं हमने उनकी तारीफ भी की, हमने उसका स्वागत किया, उन कदमों का स्वागत भी किया। कुछ समय से हम कह रहे थे कि यूपी रोडवेज की जो बसें हैं उनको प्रवासी भाई बहनों के लिए उपलब्ध करा दीजिए ताकि उनको जो पैदल चल रहे हैं वो बसों में बैठकर बसों में बैठकर सुरक्षित तरह से अपने घर गांव पहुंच पाए। तो हम काफी समय से ये सुझाव दे रहे थे, ये मांग कर रहे थे। जब एक दिन कई हादसे हुए, कई एक्सीडेंट हुए और हमने देखा कि यूपी की रोडवेज की जो बसें हैं वो अभी भी सक्रिय नहीं हुई हैं, तो हमने एक मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी कि हम 1000 बस को उपलब्ध करेंगे। गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर हम इन बसों को रोक देंगे और आप अगर अनुमति देंगे इसके संचालन के लिए तो जो प्रवासी भाई बहन दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से चल रहे हैं उनको हम इन बसों में बिठाकर अपने घर तक पहुंचा देंगे। तो अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि यूपी रोडवेज की 12,000 बसें हैं, इन्हीं का इस्तेमाल होगा और आपकी बसों की जरूरत नहीं है। तो हमने 17 तारीख को सुबह 500 बसें गाजियाबाद में खड़ी की थी। हमने उन और अगली खबर भी हमारे पास उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यहाँ के लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और ने व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति से एक फैसला लिया जा रहा है कि 21 मई से यहाँ कुछ दुकानें खुलेंगी। बाएं और दाएं के फार्मूले पर कुछ दुकानें खुलेंगी और इस फार्मूले पर दुकानें तो खुलेंगी ही, साथ में वाहनों का भी आवागमन होगा। ऐसी बातें उन्होंने कही और भी कई तरह के छूट दिए जा सकते हैं। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ जो है बफर जोन को छोड़कर, जो बफर जोन है, हॉट स्पॉट है, ऐसे जोन्स को छोड़कर और भी जगहों पर काफी छूटें दी जा रही हैं और ये तमाम नियम लागू होंगे 21 मई से। आइए सुनते हैं कि उन्होंने किस तरह की जानकारी संवाददाताओं को दी। भारत सरकार और राज्य सरकार के जो गाइडलाइंस और जो जियो है इसके अंतर्गत ही कार्रवाई की जाएगी। इस
इसमें हमारे हॉट स्पॉट और बफर जोन को छोड़ते हुए बाजारों को ऑल्टरनेट के हिसाब से खोला जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से ये निर्णय हुआ है कि ये सारी गाइडलाइंस परसों दिनांक 21 मई से प्रभावी रहेंगी और उसके लिए लिखित में भी गाइडलाइंस अभी जारी कर दी जाएंगी। बाजारें एक दिन लेफ्ट साइड की खुलेंगी तो दूसरे दिन राइट साइड की दुकानें खुलेंगी। अगर आप रोड के हिसाब से देखें तो प्रत्येक बाजार अनिवार्य रूप से एक दिन बंद रहेगा, जिस दिन नगर निगम की विशेष टीम लगा करके और व्यापारी संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से पूरे बाजार का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। एसेंशियल दुकानों को, जिसमें दवाइयाँ, पेट्रोल पंप, सीएनजी इत्यादि है, इनको छोड़ करके सारे बाजार प्रातः सुबह 7 से सायं 7 के मध्य ही खुल सकेंगे। हर जगह पे अनिवार्य रूप से सभी के द्वारा मास्क का प्रयोग किया जाएगा, सैनिटाइजर्स का प्रयोग किया जाएगा, इस प्रकार से और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य रूप से प्रयोग की जाएगी। जी, आपने जो बफर जोन बनाया है या रेड जोन बनाया है, उसको डिवाइड कैसे किया है, खास तरीके से निर्देश दिए गए हैं? देखिए, अब नई गाइडलाइंस अब इसके हिसाब से जनपद रेड जोन या ऑरेंज जोन में नहीं है। इसमें हमारे हॉट स्पॉट कंटेनमेंट जोन्स हैं, जिसमें लखनऊ में वर्तमान में 8 ऐसे कंटेनमेंट जोन्स हैं हॉट स्पॉट के, और इनसे जहां पर मल्टीपल केसेस हैं, इससे अगले 250 मीटर की परिधि में बफर जोन रहेगा। तो बफर जोन का भी चिन्हांकन और जीपीएस मैपिंग हमारे स्वास्थ्य विभाग, राजस्व, पुलिस और नगर निगम की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को हम ये मोटिवेट करेंगे कि वो आरोग्य ऐप भी डाउनलोड करे और साथ ही साथ वो मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं कस्टमर, और एक डेटा वहाँ पे मेंटेन किया जाएगा ताकि कभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की आवश्यकता हो तो तत्काल प्रभाव से किया जा सके। देखिए, जो शासनादेश के उसके अंतर्गत ये व्यवस्था शुरू की जाएगी। थैंक यू। मित्रों, आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 25 मई से तमाम घरेलू उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी और इसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं तमाम विमान कंपनीज को, और एयरपोर्ट्स के जो प्रशासन है उनको बता दिया गया है कि 25 मई से विमान सेवाएं शुरू हो सकती हैं। ऐसी संभावना है, ऐसा कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लव अग्रवाल ने। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि 25 मई से घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो सकती हैं और लोग डोमेस्टिक विमान सेवा का लाभ उठा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। हमारे साथ बने रहें। हमारे वेबसाइट www.khasbaat.co.in पर, हमारे वेबसाइट पर आप बने रहें, लगातार बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें ताकि आप हर पल हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे ट्विटर अकाउंट को भी आप फॉलो करें। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो करें ताकि हमारे साथ आप हर पल जुड़े रह सकें और खबरों के साथ आप पल पल जुड़े रह सकें। और इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आपसे फिर मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।